हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 12 का चैप्टर टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। हमने प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़ लिया, हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज पढ़ लिया। अब बारी आती है टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पूरी देखिएगा। पूरा एनसीईआरटी हम कवर करने वाले हैं, एक लाइन भी एक बॉक्स भी हम स्किप नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं उसका कोई और वीडियो है फिर से एनसीईआरटी खोलने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो सीधा इस वीडियो को हम चालू करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर बहुत ही सिंपल वे में स्टार्ट होता है। सबसे पहले दिया हुआ है कि कभी भी अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, हम डॉक्टर को कॉल करते हैं। या फिर ये भी हो जाता है कई बार कि हमारे पेरेंट्स हमको हॉस्पिटल ले जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे टीचर्स हमें वहां पर पढ़ा रहे होते हैं। अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो लीगल ओपिनियन के लिए हमें एक लॉयर के पास जाना पड़ता है जो हमें सब कुछ उस बारे में बताते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपनी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। उसके बदले वो लेते हैं पेमेंट, जो उनकी एज अ फी काम करती है। कि मतलब अगर किसी भी प्रोफेशनल से आपको उनकी सर्विस लेना है तो उनको आपको फी पे करना पड़ेगा और उसके बदले में वो आपको सर्विसेज दे रहे होंगे। जैसे अगर आप ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ पर आप ट्यूशन के चार्ज देते हैं, आप कोचिंग जाते हैं आप चार्ज देते हैं, उसके बदले वहाँ के टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की जो भी फी होती है वो उनको आप देते हैं, वो आपका इलाज करते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ इसलिए कोई भी टाइप्स की सर्विसेज हो, ये स्पेशल स्किल्स होती हैं जो एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स के बदले दी जाती है। मतलब आप उनको पे करेंगे, उसके बदले वो आपको अपनी स्किल प्रोवाइड करेंगे, मतलब इन स्किल से आपकी वो हेल्प करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ आपका हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लॉ हो, गवर्नेंस हो या रिक्रिएशन हो। रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट। ये सब में प्रोफेशनल स्किल्स लगती है। प्रोफेशनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये ऐसी सर्विसेज होती हैं जहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है आपको पूरा, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तभी आप उस पर एक स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि टर्शरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर। ये हमारी सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होती है। यहाँ पर मैन पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, मतलब ऐसे लोग जो वो काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मैन पावर यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है सर्विस सेक्टर का, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टर्शरी हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो कौन परफॉर्म करता है? स्किल्ड लेबर करते हैं, प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट्स करते हैं या फिर कंसल्टेंट्स करते हैं, सब मिलकर करते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है टर्शरी एक्टिविटीज के बारे में। इसके बाद अगर हम देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेजेस की बात करते हैं, जब वो स्टार्ट हो रहा था तो हमारा जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल होता था ना, ये प्राइमरी सेक्टर में काम करता था। मतलब कोई भी एक कंट्री है जब वो धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है तो सबसे पहले उसकी मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करती है, प्राइमरी एक्टिविटी करती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स होते हैं वो कहाँ पर काम कर रहे होते हैं? टर्शरी एक्टिविटीज में काम कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ मॉडरेट प्रोपोर्शन, मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एक मॉडरेट प्रोपोर्शन हमें कहां पर देखने को मिल जाता है? सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिल जाता है। मतलब एक डेवलप्ड इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का इतना बड़ा रोल हमें नहीं देखने को मिलता है। तो ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम टर्शरी एक्टिविटीज की बात करते हैं तो इसमें हमें प्रोडक्शन भी देखने को मिलता है और एक्सचेंज भी देखने को मिलता है। यहाँ पर दिया हुआ है द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन। प्रोविजन मतलब सप्लाई करना कोई चीज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड। कोई भी ऐसी सर्विसेज जो लोग कंज्यूम करना चाहते हैं उनको ये सप्लाई करते हैं। यहाँ प्रोडक्शन का ये मीनिंग निकल के आता है। उसके बाद आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। सिंपल सा आपको बताता हूँ, यहाँ कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं कि जितने गुड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे आउटपुट होते हैं। यहाँ अगर जानना है कि भाई हमने सर्विसेज के वे में कितना आउटपुट दिया तो हमें वेजेस और सैलरी देखना पड़ता है। मतलब सिंपल एग्जांपल है, मैं डॉक्टर हूं और मैं एक पेशेंट था 200 रुपए चार्ज करता हूं। तो मेरी अगर इस महीने की कमाई 1000 रुपए हुई तो मुझे एक चीज क्लियर हो गई, भाई मैंने 5 पेशेंट को देखा है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब कोई एक कंपनी वेजेस देती है, सैलरी देती है, तो उसको आइडिया लगता है कि भाई वो कितनी सर्विसेज का आउटपुट दे रहा है, उसका भी मार्केट में कितना एक बड़ा रोल या कितना छोटा एक रोल चल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। उसके बाद अगर हम एक्सचेंज की बात करते हैं, प्रोडक्शन की हमने बात कर ली। एक्सचेंज इन्वॉल्व करता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, जो डिस्टेंस को ओवरकम करने में काम आती है। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है टर्शरी एक्टिविटीज देयरफॉर इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज। टर्शरी एक्टिविटीज में हम देखते हैं कि भाई सर्विसेज का कमर्शियल आउटपुट हो रहा है। यहाँ पर कोई हम टेंजिबल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते, मतलब कोई भी ऐसे गुड का
हम प्रोड्यूस नहीं करते जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसकी कोई खुद का एक प्रेजेंस है फिजिकल, नहीं, यहाँ पर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी टर्शरी एक्टिविटीज का एक इंट्रोडक्शन आता है। इसके बाद दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। इसके अगर हम कॉमन एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एक प्लम्बर का वर्क हो गया, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, लॉन्ड्रर, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर एंड पब्लिशर एक्सेट्रा, ये सब हमारे टर्शरी एक्टिविटीज में आ जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है कि अगर हम बोले कि भाई सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शरी एक्टिविटीज में एक मेन डिफरेंस क्या है, तो भाई यहाँ पर होता है एक्सपर्टीज, मतलब आपकी स्पेशल, इसके लिए आपका स्पेशल सर्विसेज आप जब प्रोवाइड करते हैं। अगर हम मेन बात करते हैं सर्विसेज की बात करते हैं तो इसको कैसे प्रोवाइड करते हैं, अगर हम टर्शरी एक्टिविटीज की बात करते हैं तो इन लोगों का सबसे ज्यादा फोकस होता है भाई स्पेशलाइज्ड स्किल्स में, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द वर्कर में, इन पर इन लोग मेन फोकस कर रहे होते हैं। इनका फोकस प्रोडक्शन टेक्निक्स, मशीनरी एंड फैक्ट्री प्रोसेस में नहीं होता है। जबकि ये अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन टेक्निक्स की, मशीनरी की और फैक्ट्री प्रोसेस की, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी की मेन हमें चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है सेकेंडरी एक्टिविटीज में और टर्शरी एक्टिविटीज में। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। भाई अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे हमें चीजें समझ में आ गई हैं कि अगर हमें बुक्स या स्टेशनरी परचेज करना है भाई तो हम ट्रेडर शॉप में जाएंगे, ट्रेवल करना है तो बस और रेल हमारा ऑप्शन हो गया, हम लेटर भेज सकते हैं, हम टेलीफोन पर बात कर सकते हैं, और हम टीचर से पढ़ाई रिलेटेड सर्विसेज ले सकते हैं, डॉक्टर के पास हम जब जा सकते हैं जब हम बीमार पड़ रहे हैं। मतलब हमको यही चीज क्लियर हो गई भाई कि अलग अलग सर्विसेज अलग अलग प्रोफेशनल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मेनली इस चैप्टर में अभी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज इनकी मेन बात कर रहे थे और अभी कर रहे होंगे। तो आगे एक चार्ट आता है, वो चार्ट का है देखिए, द चार्ट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर क्लासिफाइंग द टर्शरी एक्टिविटीज। तो एक चार्ट दिया हुआ है जहाँ पर सर्विस सेक्टर के बारे में पूरा बताया गया है, टर्शरी एक्टिविटीज का बताया गया है, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज का बताया गया है, फिर क्यूनरी एक्टिविटीज का बताया गया है। इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी आगे हम पूरा यही देख रहे होंगे। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। कोई कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप जैसे इनलैंड दिया हुआ है तो ये किसका पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर किसका पार्ट है और उसके ऊपर किसका पार्ट है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो एक्सप्लेन करने का ज्यादा कुछ नहीं है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद अब हमारा अगला उसी में टॉपिक आता है ट्रेड एंड कॉमर्स। भाई ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब हमें बाइंग एंड सेलिंग करना है कोई भी आइटम की जो प्रोड्यूस किया गया है ना, ये हमारा ट्रेड का एक मीनिंग होता है। ऑल द सर्विसेज इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग और कॉमर्स आर स्पेसिफिकली इंटेंडेड फॉर प्रॉफिट। हम कोई भी सर्विसेज की बात करते हैं जो रिटेल और होलसेल ट्रेडिंग में हमें देखने को मिलती है, कॉमर्स में देखने को मिलती है। या कॉमर्स का मतलब ह्यूमैनिटीज मैथ्स साइंस कॉमर्स वाला कॉमर्स नहीं है, यहाँ कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स, कोई भी चीज जो प्रोड्यूस करी गई है। तो सिंपल बोला गया है, जब भी हम यहाँ ट्रेडिंग की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं, तो इनका एक ही मेन होता है भाई प्रॉफिट कमाना। एक सिंपल चीज याद रखिएगा। तो ऐसे बहुत सारे टाउन्स एंड सिटीज है जहां पर ये काम किया जाता है, जैसे दिया हुआ है द टाउन्स एंड सिटीज वेयर ऑल दीस वर्क्स टेक प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर्स। हमने सेंटर्स के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। तो जहां पर भी ये ट्रेडिंग का काम किया जाता है उनको हम ट्रेडिंग सेंटर्स बोलते हैं। यहाँ पर मेन यही चीज हमें देखने को मिलती है। उसके यहाँ दिया हुआ है द राइज ऑफ द ट्रेडिंग फ्रॉम बार्टर एट द लोकल लेवल। एक समय होता था भाई लोकल लेवल पे बार्टर सिस्टम का, आप सबने पढ़ा हुआ, हम बार्टर करते थे। और आज का एक समय आ गया जब इंटरनेशनल स्केल पर हम मनी एक्सचेंज करते हैं। तो इसके बाद भाई जब इतना डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे भी हमने ट्रेडिंग सेंटर्स की बात करी, और कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हो गए। ये ऐसी चीजें हैं जो डेवलप हो रही हैं, जो अपने आप में बताता है भाई कि एक डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम ट्रेडिंग सेंटर की बात करते हैं तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में। अब हम देखते हैं भाई रूरल और अर्बन में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, क्या अलग अलग चीजें। तो देखिए अगर हम रूरल मार्केटिंग सेंटर्स की बात करते हैं ना, तो ये अपनी सर्विसेज सिर्फ अपने नियर बाय सेटलमेंट्स तक प्रोवाइड करवा पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाते हैं। ये क्वासी अर्बन सेंटर्स है। क्वासी मतलब क्या होता है, पार्टली ऑलमोस्ट। इनको आप पूरा अर्बन नहीं बोल सकते, इनको आप सेमी अर्बन टाइप इनको बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं भाई, ट्रेडिंग सेंटर्स के रूप में सर्व करते हैं, जो कि मोस्ट रूडिमेंटरी मतलब बहुत बेसिक टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस हम इनको नहीं बोलेंगे। यहाँ पर जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि दीज फॉर्म लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर। एकदम लोकल कलेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर का ये काम करते हैं। इनमें मोस्ट ऑफ दीज में हमें मंडीज देखने को मिलती है, जिसको हम बोल सकते हैं होलसेल मार्केट्स बोल सकते हैं, और हमें रिटेलिंग एरियाज भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप होलसेल रिटेल में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आगे अभी हम ये आपको पूरा क्लियर कर देंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, दे आर नॉट अर्बन सेंटर्स पर से। पर से मतलब क्या होता है, अपने आप में।
वो अपने आप में बिना किसी और चीज को उसमें अगर हम इन्वॉल्व करे देखते हैं, उनको अपने आप में देखते हैं रूरल सेंटर को, तो अर्बन सेंटर नहीं है ये सब चीजें, बट बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करवाते हैं, जो कि रूरल folk द्वारा बहुत फ्रिक्वेंटली डिमांड करी जाती है। रूरल एरिया में जिन सर्विसेज की बहुत डिमांड होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की, वो ये प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये हमें इनका देखने को मिलता है। उसके बाद भाई पीरियोडिक मार्केट्स हमें रूरल एरिया में देखने को मिलते हैं, या रेगुलर मार्केट्स बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। देयर आर नो रेगुलर मार्केट्स एंड लोकल पीरियोडिक मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल्स। अगर आपके फैमिली मेंबर कोई गांव एरिया से हैं, विलेज एरिया से हैं, तो आपको ये चीज पता होगी कि वहां पर फिक्स ऐसा टाइम कर दिया जाता है, डेट कर दी जाती है जब मंडीज लगाई जाती है। कई जगह ऐसा रहता है हफ्ते में एक बार वेंसडे को मंडी लग रही है, कहीं पर ऐसा रहता है फेस्टिवल में मंडी लगाई जा रही है। तो अलग अलग जगह का सेट रहता है। हमारी सिटी जैसा नहीं होता है कि मंडी हर समय खुली हुई है, आप कभी भी जा सकते हैं। ये वीकली हो सकती है, बाई वीकली मार्केट हो सकता है। बाई वीकली के दो मीनिंग होता है, एक होता है हफ्ते में 2 बार और एक होता है 2 हफ्ते में 1 बार। तो यहाँ ऑब्वियसली 2 हफ्ते में भी 1 बार की बात कर रहे हैं, क्योंकि वीकली पहले ही आ चुका है। तो यहाँ पर ऐसे एरिया देखे जाते हैं, वेयर पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया मीट देयर टेम्पोरल एक्यूमुलेटेड डिमांड। मतलब वहाँ के लोकल लोग आते हैं, अपना पूरा मार्केट करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद these markets are held on specified dates and move from one place to another। ये मार्केट स्पेसिफाइड डेट में किए जाते हैं कि भाई इस तारीख को होगा, और ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं। हमारी सिटी जैसा नहीं होगा कि मंडी की जगह फिक्स है, ये अलग अलग जगह चेंज करते हैं। और इसी चक्कर में जो यहाँ के शॉपकीपर्स रहते हैं, ये पूरे समय बिजी रहते हैं, क्योंकि एक बड़े एरिया को ये सर्व कर रहे होते हैं। जिधर इधर इनका मार्केट है, कल उधर है, फिर कहीं और है, तो एक बड़े एरिया को सर्व कर रहे होते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद अर्बन मार्केटिंग सेंटर की बात कर लेते हैं। तो भाई ये मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज देते हैं। ये थोड़ा सा भाई एक एडवांस लेवल आप बोल सकते हैं। दे प्रोवाइड ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज मेनी ऑफ द स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय पीपल। ऑर्डिनरी भी ये प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और स्पेशलाइज्ड भी ये करते हैं। अर्बन सेंटर्स जो होते हैं ऑफन मैन्युफैक्चर गुड एज वेल एज मेनी स्पेशलाइज्ड मार्केट डेवलप। ये मैन्युफैक्चर करते हैं भाई गुड्स, तो जब ये हो रहा है तो अपने आप स्पेशलाइज्ड मार्केट भी डेवलप होंगे, ये तो कॉमन चीज है। जैसे मार्केट्स फॉर लेबर, हाउसिंग, सेमी और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ये हमें चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद भाई अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं, जैसे सर्विसेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल सच एज टीचर्स, लॉयर, कंसल्टेंट, फिजिशियन, डेंटिस्ट, वेटरनरी डॉक्टर, ये भी यहाँ अवेलेबल रहते हैं। मतलब हर तरीके की सर्विसेज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर इसके बाद भाई अब रिटेल ट्रेडिंग की हम बात कर लेते हैं। तो दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। रिटेल एक ऐसी चीज होती है जहां पर बीच में कोई नहीं होता है, सीधे कंज्यूमर तक प्रोडक्ट वहां पर सेल करा जाता है। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट्स और स्टोर सोली डिवोटेड टू सेलिंग। आपने देखी होंगी बहुत सारी दुकानें हमको दिखती हैं, मतलब फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट्स रहते हैं, स्टोर्स रहते हैं, जिनका एक ही काम होता है भाई इनको प्रोडक्ट सेल करना है जो भी इनका है। तो स्ट्रीट पैडलिंग, फिर हैंड कार्ट्स, ट्रक्स, डोर टू डोर मेल ऑर्डर हो गया, टेलीफोन ऑटोमेटिक वेंडिंग हो गया, मशीन्स या इंटरनेट हो गया। अब ये नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग के एग्जांपल हो जाते हैं। ऊपर हमने बात करी एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, स्टोर होते हैं, तो वो रिटेल ट्रेडिंग हो गया, और नीचे वाला हमारा नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग हो गया, ऊपर वाला हमारा स्टोर वाला होता है। तो दो तरीके के हमें ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब इसके बाद मोर ऑन स्टोर्स, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहला आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। तो अगर इसको आप विकिपीडिया में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, आगे आप पढ़ेंगे। अभी मैं सिंपल दिया हुआ है कि वर द फर्स्ट ऑफ द लार्ज स्केल इनोवेशंस इन रिटेलिंग। ठीक है, लार्ज स्केल इनोवेशन रिटेलिंग में हमें देखने को मिलता है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स ऐसे कोऑपरेटिव्स होते हैं जहां पर कंज्यूमर ही उन्हें ओन कर रहे होते हैं। हर कंज्यूमर जाकर अपना शेयर कर सकता है, वहां पर शेयर ले सकता है और अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। तो ये कोऑपरेटिव्स कंज्यूमर के ही होते हैं। फिर इसके बाद डिपार्टमेंटल स्टोर्स हम सुनते रहते हैं। मेनली क्या किया जाता है भाई, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं ना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे दी जाती है कि भाई आप कमोडिटीज परचेज करिए, साथ ही साथ देखिए कि भाई सेल कैसी हो रही है स्टोर के अलग अलग सेक्शन में। तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारा चेन स्टोर्स आता है। चेन स्टोर्स का आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, ब्रांड फैक्ट्री आप एक एग्जांपल इसका ले सकते हैं। कोई भी ऐसे स्टोर जो सिर्फ एक ही नहीं है, अलग अलग जगह पर सेम स्टाइल के हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ इसलिए कमेंट में बताइएगा, इतनी चीजें सुनने को मिलती है। चेन स्टोर्स आर एबल टू परचेज मर्चेंडाइज मोस्ट इकोनॉमिकली परचेज कर पाते हैं, ऑफिंग गोइंग सो फार एज टू डायरेक्ट द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड टू दिस स्पेसिफिकेशन। ये इतने हाई लेवल पर काम कर रहे होते हैं कि जैसे प्रोडक्ट की इनको जरूरत होती है उसी तरीके के उनको बनवा लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बन के इनके पास बेचने के लिए आ रहे हैं, जैसी डिमांड है जैसे बनवाना चाहते हैं उस लेवल तक का भी ये काम कर लेते हैं ना। इसका दे एम्प्लॉय हाई स्किल्ड स्पेशलिस्ट इन मेनी एग्जीक्यूटिव टास्क, हाई स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं।
दे हैव द एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट इन वन स्टोर एंड अप्लाई थ्रू द रिजल्ट टू मैनी। सिंपल सी चीजें, ब्रांड फैक्ट्री आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, आपने रिलायंस फ्रेश बहुत जगह देखा होगा। इनके पास इतनी पावर भी होती है कि अपने एक स्टोर में एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें जो चेंजेस लगते हैं उनको बाकी स्टोर में भी कर देते हैं। ये चेन स्टोर्स होते हैं, सब सेम आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है प्रोडक्ट भी बहुत सिमिलर आपको देखने को मिल रहा है, कई बार तो पूरी सेम देखने को मिलते हैं, अलग अलग जगह पर ये खोल देते हैं। बाकी इतने एग्जाम्पल हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है होलसेल ट्रेडिंग। अब मैं आपको ये टॉपिक समझाऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोडक्ट सप्लाई चेन के बारे में। रॉ मटेरियल होता है, सप्लायर उसको मैन्युफैक्चरर के पास ले जाता है जहां पर हमारा प्रोडक्शन होता है। अब इनका प्रोडक्शन होता है, ये अपना प्रॉफिट निकालने के बाद ये प्रोडक्ट किसको बेचते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे होलसेल सप्लायर को बेचते हैं। ये अपना प्रॉफिट निकालने के बाद ये चीज रिटेलर, मतलब हमारे जो दुकानदार होगा, अभी हमने रिटेल के बारे में पढ़ा, उनको भेजते हैं। रिटेलर अपना प्रॉफिट निकालने के बाद ये चीज हम कस्टमर को देते हैं। ये सिंपल सा प्रोडक्ट सप्लाई चेन याद रखिएगा। होलसेलर डायरेक्टली कस्टमर को नहीं देते हैं क्योंकि ये बल्क पर काम कर रहे होते हैं, एक लार्ज क्वांटिटी में ये काम कर रहे होते हैं, तो ये रिटेलर को देते हैं। और फिर भाई देखिए रिटेलर अलग अलग जगह होते हैं, तो ये पूरे रिटेलर को देते हैं, फिर रिटेलर पूरे कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रोडक्ट सप्लाई चेन आता है। अब इससे आपको ईजी लगेगा। तो देखिए होलसेल ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूट्स बल्क बिजनेस, मैंने आपको समझाया थ्रू न्यूमरस इंटरमीडियरी मर्चेंट एंड सप्लाई हाउसेस। इंटरमीडियरी मतलब बीच के आप बोल सकते हैं जो लिंक बनाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और हमारे होलसेलर। ये डायरेक्टली जो हमारे मैन्युफैक्चरर होते हैं, नॉट थ्रू रिटेल स्टोर, ये रिटेल स्टोर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे रिटेल स्टोर होते हैं जो लार्ज स्टोर होते हैं, जैसे कि हमने चेन स्टोर की बात करी, ये अपने आप में हाई लेवल में काम कर रहे होते हैं, तो ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लेते हैं, लेकिन स्मॉल रिटेलर नहीं करते। और यहाँ दिया हुआ है हाउएवर मोस्ट रिटेल स्टोर्स प्रोक्यूर सप्लायर फ्रॉम इंटरमीडियरी सोर्सेस, मतलब वही मोस्ट ऑफ द जो रिटेल स्टोर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, जो इंटरमीडियरी हमारे लोग हैं उनसे अपना पूरा परचेज करते हैं। इसके बाद आखिरी फिर पॉइंट आता है होलसेलर ऑफन एक्सटेंड क्रेडिट टू रिटेल स्टोर्स। ये जो हमारे होलसेलर होते हैं ये रिटेल स्टोर्स को क्रेडिट देते हैं टू सच एन एक्सटेंट दैट द रिटेलर ऑपरेट्स वेरी लार्जली ऑन द होलसेलर्स कैपिटल। मतलब जो रिटेलर ऑपरेट कर रहा होता है ना, लार्जली तो होलसेलर्स की कैपिटल में कर रहा होता है। लेकिन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि रिटेलर सब कुछ अपने पैसे से कर रहा है, लार्जली हमें देखना मिलता है कि होलसेलर के ही कैपिटल पर काम कर रहा होता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद ये मैंने आपको समझा दिया। अब हमारा आता है ट्रांसपोर्ट। तो भाई देखिए ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस ऑफ फैसिलिटी बाय विच पीपल, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर गुड्स आर फिजिकली कैरीड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। यह हमारा सिंपल ट्रांसपोर्ट का काम होता है, एक लोकेशन से दूसरी जगह फिजिकली चीजों को कैरी करते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, याद रखिएगा एकदम ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री होती है। इसको मेनली क्रिएट किया जाता है मेंस की एक जो बेसिक नीड होती है मोबिलिटी की, मतलब ट्रांसपोर्ट करने की, चीजों को डिस्प्लेस करने की, उसको ये सेटिस्फाई कर सके। इसके बाद अगर हम मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो भाई हमको एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए जो बहुत एफिशिएंट और एक स्पीडी वे में काम करे, है ना, जिससे भाई हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजप्शन है गुड्स का, उसको थोड़ी सी मदद मिल सके और वो एक जल्दी लेवल पर काम कर सके। इसके बाद बोला गया कि भाई हम इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, आप पढ़ रहे होंगे आपको लग रहा होगा यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसके हर एक स्टेज में ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा है ना तो ये मटेरियल की वैल्यू बढ़ा देता है। आप भाई जल्दी से चीजें ट्रांसफर कर पा रहे हैं और एफिशिएंट वे में प्रोडक्शन हो रहा है, हर चीज एक अच्छे लेवल पर ट्रांसपोर्ट की वजह से काम करने लगती है। हमने प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और अब हमें टर्शरी क्वाटरनरी में भी यही देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट का रोल एक बड़ा होता है। उसके बाद अगर हम भाई ट्रांसपोर्ट के डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसको मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है किलोमीटर डिस्टेंस, कि भाई जो रूट है उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, मतलब मुझे इधर से उधर जाना है तो कितने किलोमीटर पर है। एक होता है टाइम डिस्टेंस, कि मतलब उस जगह पर जाने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन टू ट्रैवल ऑन अ पर्टिकुलर रूट, या उधर से उधर मैं जा रहा हूँ तो कितना टाइम लगेगा। और एक होता है भाई कॉस्ट डिस्टेंस, की मतलब इधर से उधर मैं जा रहा हूँ तो उसमें कॉस्ट कितना लगेगा। तो किलोमीटर डिस्टेंस भी होता है, टाइम डिस्टेंस भी होता है और कॉस्ट डिस्टेंस भी होता है। तो ये सब चीजें देखने के बाद इन सिलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम और कॉस्ट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर। मतलब जब भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो ये सोचना कि भाई कैसे ट्रांसपोर्ट हम करेंगे। तो देखते हैं भाई कि जो डिस्टेंस है, चाहे फिर उसको हम टाइम के वे में नाप रहे हो या हम कॉस्ट के वे में नाप रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यार इस चीज को आप पहुंचाने में ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो टाइम भी कम लेगा, कॉस्ट भी कम लेगा। तो ऐसे करके देखते हैं ना। इसके बाद isochrone lines are drawn on map to join places equal in terms of time taken to reach them। अब ये isochrone lines क्या होती हैं?
सिंपल ये है कि इनको एक मैप होता है तो देखा जाता है एक पॉइंट से ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहां पर हम सेम टाइम में चीजें पहुंचा सकते हैं। मतलब ए से बी पहुंचने में भी 5 किलोमीटर लग रहा है, फिर ए से सी पहुंचने में भी 5 किलोमीटर लग रहा है, ए से डी पहुंचने में भी 5 किलोमीटर लग रहा है, मतलब सेम टाइम लग रहा है। तो इनको ना ड्रॉ किया जाता है मैप्स में। आइसोक्रोनस लाइंस आर ड्रॉन ऑन मैप टू जॉइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन, फिर इनको मैप पे ज्वाइन किया जाता है। तो ये आइसोक्रोनस लाइंस का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको समझाना बहुत जरूरी था। ये भी एक हाई लेवल पर काम करती हैं चीजें। इसके बाद नेटवर्क एंड एक्सेसिबिलिटी, इसको अच्छे समझिएगा। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे डेवलप होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग प्लेसेस लिंक करी जाती हैं एक दूसरे से, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क। डिफरेंट प्लेसेस आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद जो नेटवर्क होता है ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक हमारा होता है नोड्स और एक हमारा होता है लिंक्स। एक नोड क्या होता है भाई? अ नोड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रूट्स। कोई भी दो या दो से ज्यादा रूट्स जहां पर मिलती हैं, उनका जो मीटिंग पॉइंट है उसको भी हम नोड बोलते हैं। अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, अगर कहीं से कोई रूट ओरिजिन हो रहा है उसको भी हम नोड बोलते हैं। अ पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, अगर कोई डेस्टिनेशन का पॉइंट है उसको भी हम नोड बोलते हैं। या फिर एनी साइजेबल टाउन अलोंग अ रूट, अगर हम किसी रूट से जा रहे हैं और एक साइजेबल हमें टाउन देखने को मिलता है उसको भी हम नोड बोलते हैं। इसके बाद एवरी रोड दैट जॉइंस टू नोड्स इज कॉल्ड अ लिंक। कोई भी ऐसी रोड जो दो नोड्स को ज्वाइन करती है उसको हम लिंक बोलते हैं। A developed network has many links, which means that places are well connected. एक डेवलप्ड नेटवर्क वही होता है जहां पर बहुत सारे लिंक हमें देखने को मिलते हैं। इससे हमें मालूम चलता है कि भाई यहाँ पर जगह बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। इसके बाद आता है भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, इसको भी बहुत अच्छे से हम देख लेते हैं। डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जैसी साइज रहेगी पॉपुलेशन से उस हिसाब से भाई ट्रांसपोर्ट की डिमांड इन्फ्लुएंस होती है ना। लार्जर द पॉपुलेशन साइज द ग्रेटर इज द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट। जितनी पॉपुलेशन रहेगी ट्रांसपोर्ट की उतनी डिमांड होगी। इसके बाद भाई रूट्स बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं, जैसे लोकेशन ऑफ द सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस, इसका इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड रॉ मटेरियल, पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन देम, हर चीजों पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द लैंडस्केप बिटवीन देम, उनके बीच में लैंडस्केप का क्या नेचर है, क्लाइमेट कैसा है, फंड्स अवेलेबल है कि नहीं है ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए जो हमारी रूट की लेंथ में पड़ने वाले हैं। तो ये सब चीजें डिपेंड कर बताती हैं कि भाई कि कैसे रूट पे हम जाने वाले हैं, क्या हम करने वाले ट्रांसपोर्ट का पूरा, तो इन चीजों पर डिपेंड करता है। इसके बाद इसको तो हम भूल ही नहीं सकते भाई, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स एंड मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज, हम सबको पता है। जैसे यहाँ बोला गया कि भाई जब राइटिंग का इन्वेंशन हुआ तो भाई अब मैसेजेस को हम संभाल कर रख सकते थे, उनको प्रिजर्व कर सकते थे। इसने भाई हमें कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प किया। इस तरह का हेल्प टू मेक कम्युनिकेशन डिपेंडेंट ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब राइटिंग का इन्वेंशन हुआ तो भाई ये चीजें तो हो गई कि मैसेज को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन इसने कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को ट्रांसपोर्ट से भी लिंक कर दिया। आपको अपना लेटर भिजवाना है, कुछ लिखा हुआ भिजवाना है, तो ट्रांसपोर्ट की आपको मदद लेना पड़ेगा। मतलब हमारा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट अब लिंक हो गया था, क्योंकि इनको हैंड से एनिमल, बोट, रोड, रेल, एयर, हर तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इसलिए बोला जाता है डेट इज बाय ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर आल्सो रेफर टू एज द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। इसलिए ट्रांसपोर्ट के हर फॉर्म को हम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लिंक है इन चीजों से। तो यहाँ पर दिया हुआ है वेयर द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एफिशिएंट, कम्युनिकेशन इजीली डिसेमिनेटेड। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा है, एफिशिएंट है, वहां पर बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंच जाता है, स्प्रेड हो जाता है। इसका दिया हुआ है कि भाई बहुत सारे से डेवलपमेंट हुए, जैसे मोबाइल टेलीफोनी हो गया, सैटेलाइट्स हो गया। अब इनने कम्युनिकेशन को इंडिपेंडेंट बना दिया, ट्रांसपोर्ट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। आगे देखेंगे एग्जाम्पल, आपको समझ में आएगा। ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉट फुली डिसोसिएटेड बिकॉज द चीपनेस ऑफ द ओल्डर सिस्टम। हालांकि ये नहीं है कि नए डेवलपमेंट आ गए, फोन का आ गया, सैटेलाइट का आ गया, तो अब ट्रांसपोर्ट से पूरा ही लिंक खत्म हो गया। आज भी ऐसे पुराने सिस्टम है जो उसी चीज में काम कर रहा है, वो चीप है, इसलिए आज भी वो खत्म नहीं हुए। ऑल फॉर्म्स आर नॉट फुली डिसोसिएटेड ना, दिया हुआ है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 10 वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेल कंटिन्यू टू बी हैंडल्ड बाय पोस्ट ऑफिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यही एक रीजन है कि आज भी हमें पोस्ट ऑफिसेस देखने को मिलते हैं। बहुत एक लार्ज वॉल्यूम के मेल आज भी हमारे पोस्ट ऑफिसेस द्वारा ही हैंडल किए जाते हैं। तो ये पूरा आता है। फिर यहाँ बोला गया कि सम ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज आर डिस्कस्ड बिलो। तो भाई इतना तो हमें क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट का हमें लिंक देखने को मिलता है, लेकिन जब से इंटरनेट आ गया है, आजकल ये टेलीफोन वगैरह आ गए, मोबाइल आ गए, सैटेलाइट हो गए, तो इनका भी अब एक हमें देखने को मिलता है कि इंडिपेंडेंट ये चीज हो रही है। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे कुछ सर्विसेज, लेकिन वो हम इस पार्ट में नहीं कर रहे होंगे जी, हमारे इस पार्ट में इतना ही आता है। अगर आपको पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट पूछ सकते हैं। ऊपर एंड स्क्रीन में अगला पार्ट इसका डाल रहा हूँ। अब मैं आपसे सीधे मिलता हूँ अगले पार्ट में। साइनिंग ऑफ, बताएं।